आज खेती बहुत संकट के दौर से गुजर रही है और खेती ही जीवन है। अगर खेती में संकट है तो जीवन में संकट है। मैं अक्सर कहता हूँ खेती एक धार्मिक अनुष्ठान है। खेती से बड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती। और देश का किसान संकट में है और जो खेती में उपज जो लोग खा रहे हैं खेती की, वो खाने वाले भी संकट में हैं। आज ये दो बच्चे हमारे साथ अंबेडकर नगर उसके यहाँ आए हुए हैं, फैजाबाद के पास से जीवामृत लेने आए हैं। और आप अनिल कुमार राय जी हैं, ये गाजीपुर से आए, आज सुबह स्टेशन उतरे, हमको फ़ोन किया तो मैंने कहा जाइए। इनके बहुत सारे कुछ प्रश्न हैं और मौलिक प्रश्न को लेके आए हैं। ये जीवामृत भी लेने आए हैं लेकिन इनके कुछ मौलिक प्रश्न हैं, तो आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी, मैं अनिल कुमार राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं आपसे वार्ता करके आया हूँ। जब मैं यहाँ आया तो आपसे मुलाकात हुई, साथ ही दो किसान अंबेडकर नगर से आए हुए हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस संबंध में हमारे जितने भी किसान हैं, बहुत तरह की उन्नत किस्म टेक्नोलॉजी से खेती हो रही है, लेकिन सफलता संभवतः बहुत नहीं मिल पा रही। तो इस संबंध में सर हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी तकनीकी होने के बावजूद, सरकार का ध्यान होने के बावजूद, और हाँ, किसान जो है का हमेशा कर्ज में ही डूबा रहा, ऐसा किस लिए होता है? और जिस ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग अच्छे से इसमें अपना उत्पादन ले सकें और हमको फ़ायदा हो सके। मित्र, आपका प्रश्न आपने सुना। आप कहते हैं कि इस समय देश में नाना प्रकार की तकनीकियों को देश का किसान अपना रहा है और उसके बावजूद भी किसान कर्ज में डूबा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं फिर बताऊं, अभी मैंने अपने शब्दों में कहा कि खेती एक धर्म है, खेती एक पूजा है और खेती ही जीवन है। कृषि मूलस्य जीवनम। तो राय साहब, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके साथ साथ देश का किसान भी सुन लेगा, जिसको सुनना होगा सुनेगा। खेती बिल्कुल सरल है। देखिए, जैसे खेती में केवल दो विषय हैं, प्रारंभ में केवल दो विषय हैं। खेती कहाँ करेंगे? इस जमीन में कोई भी फसल बोएं, गेहूं बोएं, धान बोएं, चना बोएं, सब्जी बोएं, फल लगाएं, कहाँ लगाएंगे? खेत में। तो खेती का एक विषय तो हुआ जमीन। दूसरा, हम इसमें जो लगा रहे हैं वो फसल। अब हमें तय करना है। हम अक्सर बोलते हैं कि खेती में केवल दो निवेश हैं, एक दिमाग, दूसरा श्रम। खेती केवल दो ही निवेश मांगती है, दिमाग और श्रम। जब दिमाग की बात करते हैं, दिमाग का मतलब है मैनेजमेंट। हम कौन सी फसल लगाएं इसमें, ये जमीन हमारी कैसी है और इसमें क्या फसल लगाया जाना उचित होगा। तो जमीन कैसी है, अब जैसे देश के किसान इतना जानते हैं, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ है ना, जमीन है कैसी है, जमीन की क्वालिटी कैसी है? तो देखिए, जमीन में 3 क्वालिटी होती हैं। जमीन के 3 कैरेक्टर हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर। ठीक है ना? बायोलॉजिकल कैरेक्टर में आता है, जब बायोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जमीन में जीवंतता है, जमीन में सजीवता है, यानी जमीन सजीव है। सजीव माने है जीवों से परिपूर्ण है, इसमें जीवन है। क्या जीवन है? इस जमीन में सांप रहता है, बिच्छू रहता है, चींटी रहता है, चींटा रहता है, दीमक रहता है, केचुआ रहता है, गुबरैला रहता है और नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, तब जमीन सजीव है। अगर इस जमीन में मैंने क्लोरोपाइरीफास डाला, रीजन डाला, कोराजिन डाला,
कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड जो दीमक को मारता है, व्हाइट ग्रब को मारता है, निमेटोड्स को मारता है, तो जब हम इस ज़मीन में कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं कि जो किसी जीव को मारता है, तो जो पदार्थ मैंने डाला इंसेक्टिसाइड, दीमक को मारने के लिए डाला, या व्हाइट ग्रब को मारने के लिए डाला, या निमेटोड को मारने के लिए डाला, तो इस ज़मीन में रहने वाला हर जीव मरता है। तो ज़मीन की सजीवता खत्म, यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टर खत्म। अब जब बायोलॉजिकल कैरेक्टर खत्म तो इसके फिजिकल कैरेक्टर भी खत्म। कैसे? केंचुए को कहा गया है कि ये ज़मीन का प्राकृतिक हलवा है। केंचुआ दिन में एक बार ज़मीन के नीचे जाता है 6-7 फुट तक, फिर ऊपर आता है, यानी 2 सुरंग बना देता है। और एक खेत में लाखों केंचुए हैं, तो यानी कि एक दिन में लाखों सुरंगें बनती हैं। तो ज़मीन मुलायम होती है, ज़मीन में हवा जाती है, ज़मीन में बरसात का पानी नीचे जाता है, समाता है। तो ज़मीन की जो सॉफ्टनेस है, ज़मीन में जो एयर स्पेस है, ये ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी ज़मीन में रहने वाले जीव बनाते थे, चूहा भी छेद बनाता है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी ज़मीन की ख़त्म। बायोलॉजिकल पहले ख़त्म, फिर फिजिकल ख़त्म। तो जहाँ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे ये घास है, अभी इसको कहते हैं खरपतवार। जब ये सूख गई तो इसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। जब ये जिंदा है तो क्या बोलते हैं? खरपतवार। अगर मैं इसको उखाड़ लूँ और सूख जाए तो क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ जब नमी की दशा में रहेगा और ये एक ब्लैक कलर का होगा तो कार्बन बनेगा। तो अगर ये ड्राई है तो इसको दीमक खा लेगी, अगर ये गीला है तो इसको केंचुआ खा लेगा, और जब ये कार्बन बनेगा तो इसमें कुछ सूक्ष्म जीव खा लेंगे, और इससे क्या निकलेगा? जीव द्रव्य। खेती में नाना प्रकार के जो जीव हैं वो मरते हैं, मरने के बाद उनका जो अवशेष है, अंश है, जिसको जीवांश कहते हैं, तो वो जीवांश जब बढ़ता है तो वो अगली फसल का भोजन होता है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मिट्टी की जांच होती है, तो कहा गया कि ज़मीन में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। लेकिन अभी मिट्टी की जांच कराएंगे तो कितना ह्यूमस है? 0.3। जहाँ 1 होना चाहिए वहाँ 0.3, और 0.3 जो है वो ह्यूमस नहीं है, वो सिर्फ कार्बन है, वहाँ जीवांश नहीं है। जैसे लिख के तो आता है जीवांश कार्बन, लेकिन जीवांश नहीं है, केवल कार्बन है। जीवांश को चेक करने की तो कोई मशीन ही नहीं बनी अभी तक, ठीक है ना। अब जमीन में जीवांश कार्बन है 0.3, और आपको लगाना है गन्ना। गन्ने को नाइट्रोजन की, फास्फेट की, पोटास की, जिंक की, यानी जितने एलिमेंट की जरूरत है पोषक तत्वों की, वो जमीन में है नहीं। तो गन्ना लगा दिया, अब गन्ना जम भी गया, जम तो जाएगा, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। तो किसान दौड़ेगा और कृषि वैज्ञानिक के पास जाएगा, किसी अधिकारी के पास जाएगा, जो उसके कस्बे में, शहर में, आसपास की बाज़ार है वहाँ जो फर्टिलाइज़र और दवाई बेचने वाले, वहाँ जाएगा। क्या कहेगा? बाबूजी हम गन्ना लगाए थे, वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या उत्तर मिलेगा? उसमें यूरिया डाले थे, डीएपी डाले थे, बाबूजी नहीं डाले थे। वैसे तो किसान डाल रहा है, जो डाल रहा है उसका भी गन्ना नहीं बढ़ रहा है, और जो नहीं डाला उसका भी नहीं बढ़ रहा है। तो वहाँ से क्या उत्तर आता है? थोड़ा और डालो। अरे तो डालना ही चाहिए था तुमको, ठीक है ना। तो किसान फर्टिलाइजर डालता है, जमीन वीक है तो फसल में बीमारी लगती तो दवाई डालता है, उसके खेत में बायोडाइवर्सिटी यानी पेड़ पौधे, जंगल नहीं है तो चिड़ियाँ नहीं है तो फिर कीड़ा लगता है तो इंसेक्टिसाइड भी डालता है, उसके घर में पशु नहीं है तो इस घास को दुश्मन समझता है और इसमें वीडिसाइड भी डालता है। तो आपका जो प्रश्न है कि खेती में किसान इतनी सारी, टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या है? टेक्नोलॉजी के नाम पर संतुलित उर्वरक हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं,
कंसोर्सिया है, प्रोम जैसी खाद है, ड्रोन है, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, इतने प्रकार के यंत्र हैं। यही तो सब टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए बाजार जाता है बेचारा। अभी पीछे रबी के सीज़न में 70,000 का फसल वो बेचा था, तो 40,000 का खर्चा निकल गया, 30,000 रुपया बचा था। अब धान का सीज़न आ गया, तो फिर खाद बीज लेने के लिए पहुंच गया बेचारा। खाद भी लाएगा, बीज भी लाएगा, दवाई भी लाएगा, कुछ उसका पंप सेट खराब हो गया उसका भी कुछ सुधरवाएगा, समर खराब हो गई उसका भी सुधरवाएगा। इसलिए किसान घाटे में। तो खेती ज्ञान है मित्र, और ज्ञान अगर मैंने कहा दिमाग, खेती में पहला निवेश है दिमाग, कि हमको क्या बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, कितना पैदावार लेना है। तो आपको ज़्यादा पैदावार लेना है तो ज़मीन की फर्टिलिटी का अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि आज एक टेक्नोलॉजी है कि उन्नतशील बीज एक टेक्नोलॉजी है। कारोबार चल रहा लोगों का, सीड का कारोबार। चाहे जो कोई फसल हो, किसान भी समझता है कि जब अच्छा बीज लाएंगे तभी ना अच्छी पैदावार होगी। और ये पिछले 40 साल से किसान अच्छा बीज ला रहा है, लेकिन उसकी पैदावार तो इच्छा के मुताबिक नहीं हुई। उसको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई जब मैं अच्छी वैरायटी बोया हूँ तो अच्छी पैदावार क्यों नहीं मिली। जैसे धान लगाया आपने, अभी खरीफ आ रहा, धान लगाएंगे तो धान की आप 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज वाली वैरायटी लाए, लेकिन आप जब धान काटेंगे तो 35 कुंटल, 28 कुंटल, 32 कुंटल ही होगा ना। तो आपको ध्यान देना चाहिए यार, जब हम 70 कुंटल वाली लाए थे तो 32 कुंटल क्यों हुआ। 32 कुंटल ये हुआ कि ज़मीन की सामर्थ्य 32 कुंटल से ज़्यादा देने की नहीं है। और 32 कुंटल भी जो हुआ है, आप उसमें 120 किलोग्राम की हिसाब से नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम के हिसाब से फास्फोरस और 40 किलोग्राम के हिसाब से पोटास और 25 किलो जिंक और सल्फर दिए थे, तब हुआ है 32। जमीन अगर अच्छी होती ना तो 70 कुंटल की वैरायटी बोते, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालते तो भी 70 कुंटल होता। बस इतनी सी बात है कि क्या, कि अभी अगर मेरी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3 है तो मुझे धान नहीं लगाना चाहिए। हमको उसमें उड़द, मूंग, तिल की खेती करनी चाहिए। रबी आएगी तो हमको उसमें मसूर और चने की खेती करनी चाहिए, हमको गेहूं नहीं बोना चाहिए, ठीक है ना। जब हम फसल उगाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी कितनी है, हमारे ज़मीन के नीचे पानी कितना है, और हमारा एरिया कौन सी क्लाइमेट में आता है, और हमारे खेत की बायोडाइवर्सिटी कैसी है। 4 चीज़ें, ज़मीन की फर्टिलिटी कैसी है, ज़मीन के नीचे पानी कितना है, जंगल कितना है, और जैव विविधता यानी जीवन कैसा है। जमीन, जल, जंगल और जीव, खेती के 4 आधार हैं। प्रकृति की व्यवस्था में भी यही चीज़ें हैं। अगर प्रकृति समृद्धशाली है, माने ज़मीन फर्टाइल है, ज़मीन के नीचे जल 40-50 फुट पर है या आसपास जलाशय हैं, जंगल है, और बायोडाइवर्सिटी यानी जीव हैं। जीव माने केचुआ है, दीमक है, मधुमक्खी है, तितली है, चिड़िया है, मेंढक है, सांप है, बिच्छू है, चींटी है, चीटा है। जीवन है ही जीव और वन, ठीक है ना। हम आज जीव को मार रहे हैं पेस्टिसाइड डाल के, जंगल को काट रहे हैं, ज़मीन के नीचे के पानी का दोहन कर रहे हैं, और ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के बजाय फर्टिलिटी को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर किसान कहता है मैं कर्ज में हूँ, मेरे सामने अनेक प्रॉब्लम हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जो किसान के ही बेटे हैं, वो चाहते हैं कि ज़मीन, किसान की ज़मीन अच्छी ना होने पाए, क्योंकि जब तक किसान की ज़मीन अच्छी नहीं होगी तो किसान बाज़ार आएगा, ये ले जाएगा, वो ले जाएगा, वो ले जाएगा, जितना कमाएगा सब पैसा मेरे पास ले आएगा।
और इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो रहे हैं। जमीन अगर बीमार है, जमीन अगर बंजर है, जमीन अगर अस्वस्थ है, तो जमीन में उगने वाली जो फसल है वो भी बीमार है, वो भी अस्वस्थ है। फिर उसी फसल की उपज का कुछ हिस्सा मनुष्य खाएगा तो वो भी अस्वस्थ होगा। उसी फसल का जो फसल अवशेष है वो पशु खाएगा तो पशु भी अस्वस्थ होगा। तो पशु का जो धंधा है ना बीमारियों का, तो वेटनरी साइंस वालों का धंधा चलेगा। मनुष्य बीमार होगा तो चिकित्सा विज्ञान का धंधा चलेगा। फसल बीमार होगी तो एग्रीकल्चर वालों के धंधे चलेंगे। तो सबके धंधे चलते रहें, कोई धंधा बंद नहीं करना चाहता। इसलिए ढेर सारा एक बहुत बड़ा काकस है, बहुत बड़ी लॉबी है जो ये सब होने नहीं दे रही है। नेचुरल फार्मिंग की बात, ठीक है ना। तो खेती में दो ही चीज़ें हैं कि ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएं, और अभी जो फर्टिलिटी है, अभी जो जलवायु है, अभी जैसा पानी है, उसको ध्यान में रख करके हम फसल का चयन करें। जैसे आज देश में धान गेहूं का रकबा इतना ज़्यादा है कि साहब गोदाम भरे पड़े हैं। ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा पैदावार है या 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार है, लेकिन दाल आयात होती है। दाल नहीं मेरे देश में, तेल नहीं मेरे देश में, तो दाल और तेल बाहर से आता है। गन्ना सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है, चावल सरप्लस है। और ये जो फसलें हैं धान गेहूं गन्ना की, ये क्या कर रही हैं, ज़मीन के पानी का दोहन कर रही हैं। तो पानी का संकट नहीं है, बीमारी का संकट नहीं है, बहुत सारे संकट हैं। तो मैं किसान भाइयों से अक्सर कहता हूं कि मित्र, खेती बिल्कुल सरल है। खेती का मतलब है ज़मीन और फसल। ज़मीन कैसी है वो ध्यान में रख करके फसल बोएंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ज़मीन की सामर्थ्य है कम और गन्ना जैसी फसल बोना चाहते हैं तो फिर तो प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। अब हमें गन्ना उगाना ज़रूरी है तो ज़मीन की सामर्थ्य बढ़ाना ज़रूरी है। तो ज़मीन की सामर्थ्य बढ़ाना है। और मैं कहता हूँ कि ये धरती अनादिकाल से, ये धरती माता ने ही हम सबको पाला है, और धरती माता आज भी पाल रही है, धरती माता कल भी पालेगी। लेकिन धरती माता के साथ जो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। धरती माता के साथ आज कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा है। हम इसको एक मतलब पता नहीं क्या समझते हैं कि बस ज़मीन है, लूट लो, छीन लो, ये डाल दो, जो नहीं चाहती वो डाल रहा हूँ। अब इसको मैं जब दर्शन में चलूँगा, अध्यात्म में चलूँगा, तो क्या कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ ये धरती शिव है। धरती को कहते हैं आदि पिता सदा शिव। आज दुनिया को जो दिखाया गया शिव का स्वरूप कैलेंडर में, शिवलिंग में, और सुनना, लोग शिव की पूजा करते हैं। शिव की सवारी नंदी सड़क पे घूम रहा है, कत्ल खाने में कट रहा है। शिव के गले का हार है सांप, नाग। जैसे ही हमको सांप दिखता है मैं लठ लेके मार देता हूँ और शिव की पूजा करता हूँ। गणेश की सवारी है चूहा, गणेश की पूजा करता हूँ, चूहे को मारता हूँ। तो ये आदि पिता सदाशिव है ज़मीन। इसकी पूजा करने का मतलब है कि समुद्र मंथन के बाद इसी शिव ने विष पिया था और क्या कहा था हम लोगों से, मनुष्य योनि के लोगों से, कि हे पुत्र, तुम जीवन में तुमको जहाँ विष नजर आए कि आपका मल, पशुओं का मल मूत्र ये हमारे लिए विष है, वो हमको दे देना। ये पशुओं का छोड़ा गया चारा, ये सड़ा गला मटेरियल, जितना कुछ है सब हमको दे देना। इसके बदले हमसे अमृत ले लेना। आज मैंने शिव जी को विष पिलाना बंद कर दिया। यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, ना हरी खाद बोएंगे, खरपतवारों को बीडीसाइड से मारेंगे। तो ना तो उसको तुम खरपतवार वहीं उग करके वो खुद कोशिश कर रहा है खरपतवार उग जाएंगे, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मैं समृद्धशाली हो जाऊंगी, माँ सोच रही है।
लेकिन आप तो वीडीसाइड से मार देते हैं। हरी खाद आप बोते नहीं, गोबर की खाद आप डालते नहीं, यूरिया डीएपी, तो दिक्कत तो होगी ना, ठीक है ना। तो ये धरती है आदि पिता सदाशिव, और मित्र जितनी भी वनस्पतियां हैं उनका नाम है आदि शक्ति माँ दुर्गा। दो ही चीज़ें हैं, जमीन और फसल, जमीन और वनस्पतियां। जमीन माने आदि शक्ति, आदि पिता सदाशिव, और वनस्पतियों का मतलब है आदि शक्ति माँ दुर्गा। अगर मुझे वनस्पतियों से मोहब्बत है और जमीन से मोहब्बत है तो मेरे माता पिता खुश हैं, मेरा शिव पिता भी मुझसे खुश है, माँ पार्वती भी खुश है। हमको संकट किस बात का? लेकिन अभी तो हम शिव के दुश्मन हैं, पार्वती के दुश्मन हैं। यानी ये क्या जो घासें खड़ी हैं इसको कब क्या कहते हैं? ये क्या है? खरपतवार हैं। अब ये खरपतवार है, क्या कर रहा है आपका? क्या ले रहा है? धरती ने उगाया है, पशु खा सकता है, ये कई सारे जीवों का भोजन बनेगा। तो हम अपने लिए फसल बोते हैं। हमने खरगोश के लिए, हिरन के लिए, चूहे के लिए कोई फसल बोई है क्या? इनके लिए भी तो माँ जिम्मेदार है। माँ का तो कर्तव्य है धरती में जितने भी जीव हैं सबके लिए बोती है। माँ को पता है कि इंसान इतना फितरती हो गया है, अपने लिए बोएगा, लेकिन चूहे के लिए कौन बोएगा? हिरन के लिए, चिड़िया के लिए, गिलहरी के लिए कौन बोएगा? तो मित्र, ये दर्शन का विषय है। खेती प्रकृति की व्यवस्था को समृद्ध बनाए रखने का विषय है, और अगर हम सब लोग इस व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे तो खेती में दिक्कतें नहीं है। मैं कहता हूँ खेती को समझना है। खेती एक धर्म है, और जब धर्म का अनुपालन करेंगे तो धन भी आएगा, और जब धन आएगा धन के साथ सुख शांति समृद्धि आएगी। लेकिन अगर मैं इसको धर्म ना मान करके धन का धंधा करूँगा, मतलब एक होता है धर्म की ज़मीन जिंदा रहे, पार्वती माँ जिंदा रहे, सारी जीव जगत जिंदा रहे, ये धर्म का विषय है। और जब हम जीवों को मार करके, वनस्पतियों को मार करके, धरती को लूट करके धन कमाने की बात करूँगा, हो सकता है धन आ जाए आपके पास, लेकिन सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी। तो हमारा तो काम है सुख शांति समृद्धि रहे जीवन में, मैं हंसूँ मुस्कुराऊँ, हमें कर्जा लेने की क्या ज़रूरत है? जब हम शिव और माँ पार्वती जैसे माता पिता हमको देने वाले, मतलब इतना दे सकते हैं कि छप्पर फाड़ के दे सकते हैं, आपकी कल्पनाओं के परे जा कर के भी दे सकते हैं, लेकिन मांगो इसी से। हम मांगते किससे हैं? हम कटोरा लेकर किसके आगे हाथ फैलाते हैं? सरकारों के सामने, नीतियों के सामने। मेरा कर्ज माफ़ कर दो, मुझे सब्सिडी दे दो, मुझे अनुदान दे दो, मुझे ये दे दो, मेरी तार फेंसिंग करा दो, मेरे सोलर पंप दे दो। यही इन्हीं में सब में उलझा रखा है। जंगल में कहाँ कोई दिक्कत है? और आज के ठीक 50-60 साल पहले कहाँ इस हमारे देश के पूर्वजों को कोई लोन देता था? खाद फ्री में मिलती थी। क्या चीज़ फ्री मिलती थी? कुछ नहीं। ना नहरें थी, ना कुएं थे, ना बोरिंग थे। कैसे खेती हो रही थी? और फिर अभी यहाँ पर मेरी बात पर कुछ साइंटिस्ट कह देते हैं कि तो देश भूखों मरता था। तो मैं कह रहा हूँ 1947 की बात नहीं करते, चलो 17वीं शताब्दी की ओर। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। ये मेरी संस्कृति थी, क्योंकि मैं तब प्रकृति की पूजा करता था। बैल की पूजा, गाय की पूजा, सांप की पूजा, बिच्छी की पूजा, जलाशय की पूजा, कुएं की पूजा, खेत की पूजा। और आज मैं किसकी पूजा कर रहा हूं? कागज के नोट की पूजा। ये दिक्कत है, ठीक है ना। नमस्कार, आओ।